काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक। दोनों देशों के बीच में कारोबार की संभावनाओं को बढ़ाने पर चर्चा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात का भी कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी की कल वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शिखर बैठक। रक्षा सहयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान समेत कई और अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। क्वाड सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की टीकों के प्रमाण पत्र को पारस्परिक मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने की सलाह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 वैश्विक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जल्द दूसरे देशों को टीकों की आपूर्ति बहाल करेगा भारत। आतंकवाद के लिए नहीं हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने के लिए तत्काल सुधार पर जोर। वायु प्रदूषण को तेजी से कम करने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का जोर। 15 साल बाद जारी किए गए नए सख्त दिशा निर्देश। कहा, हर साल 70 लाख लोगों की जाती है जान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की वायु प्रदूषण कार्य योजना पर NCR राज्यों के साथ बैठक। ये थी सुर्खियां, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई खबरों की से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वो क्वाड शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। आज देर रात प्रधानमंत्री की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका के शीर्ष 5 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक के दौरान भारत में आर्थिक अवसरों और निवेश की संभावनाओं पर बातचीत होगी। जिन 5 कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है वे रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 5 दिग्गज सीईओ के साथ बैठक कर रहे हैं उनमें एडोबी के शांतनु नारायण, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ई ओमानो शामिल हैं। इसके अलावा फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्ज़मैन भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा के पहले पड़ाव में वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी सरकार की ओर से प्रबंधन और संसाधन राज्य उपमंत्री टी.एच. ब्रायन मैककॉ ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। और जिस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे वॉशिंगटन उस वक्त वहां बारिश हो रही थी और उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में भारतवंशी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान वॉशिंगटन पहुंचा लोग खुशी से उनसे मिलने के लिए आगे आए। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। We are so excited. We don't mind staying in the rain. We are just excited to see him and welcome him. This visit is very instrumental in bringing US-India ties much more stronger given the crisis, the COVID crisis and the uprising in Afghanistan. And only he is the leader who can solve the situations in the world. We are here as a strategic partnership with the USA. As a USA citizen that is born in India and adopted land, we want to ensure that both of our countries remain strong. We are looking forward to his arrival and his speech at UN. We are looking at what he's going to talk about. And since he had become Prime Minister, India had progressed last and Indo-American relationship had improved. ये भारतीय समुदाय के लोग, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने होटल भी पहुंचे वहां पर भी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ उन्होंने संवाद किया। गुरुवार की देर रात को वॉशिंगटन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान विमान यात्रा की फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। तस्वीर में प्रधानमंत्री विमान की सीट पर बैठकर अपने समय का उपयोग भी करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस समय का उपयोग वो कामकाज और फाइल देखने में करते हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि लंबी उड़ान में कागजात और फाइलों को देखने का अवसर मिल जाता है। उधर प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका रवाना होने से पहले कहा था कि उनकी यात्रा व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी और भारत के रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और मजबूत होंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे। और अमेरिकी यात्रा के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी जिसमें कोविड टीकाकरण, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और साथ ही अफगानिस्तान के अलावा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही वो क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
इसके अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। 6 broad elements. So, first is, of course, the bilateral meeting with President Biden. Second is the meeting with the Vice President Kamala Harris. Third is the Quad Summit. Fourth is the interactions with Prime Ministers of Australia and Prime Minister of Japan separately. प्रधानमंत्री शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शीर्ष बैठक में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है। जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। हमारा जो ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे, ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को ही अमेरिका के वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वॉशिंगटन में अपनी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीक होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से वर्चुअल तौर पर आयोजित किए गए ग्लोबल कोविड-19 समिट का भी हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। कोविड-19 पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टीकों के उत्पादन की वर्तमान क्षमता को बढ़ा रहा है और जल्द ही दूसरे देशों को टीकों की आपूर्ति बहाल करेगा। As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strength to produce vaccines for the Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दवा उद्योग ने किफायती उपकरण, दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरण और पीपीई किट का उत्पादन किया है, जो दूसरे देशों को भी मुहैया कराई गई। We have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. 2 indigenously developed vaccines have received emergency use authorization in India, including the world's first DNA-based vaccine. Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। Recently, we vaccinated about 25 million people a single day. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों के समाधान पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय से टीकों के प्रमाण पत्र को पारस्परिक मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने की भी अपील की। International travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. Excellencies, I once again endorse the objectives of this summit. प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही नए टीके विकसित होंगे, हम उत्पादन क्षमता को और तेज करेंगे। जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा, दूसरों को टीकों की आपूर्ति बहाल करेंगे। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए अब वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री
ने तमाम न्यूयॉर्क में रहकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों की श्रृंखला आयोजित की और नेताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री G4 देशों की बैठक में शामिल हुए। G4 संगठन के सदस्य देशों जिसमें कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्री थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और ज्यादा प्रभावी और उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों एस जयशंकर, ब्राजील के कार्लोस एल्बर्टो फ्रैंको रांका, जर्मनी के हैको मास और जापान के तोशिमित्सु मोतेगी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर बैठक की थी और बैठक के बाद जारी किए गए एक संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में सुधारों को अब रोका नहीं जा सकता। G4 के मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को भी संबोधित किया और कहा कि देश में मानवीय जरूरतों के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देने की तालिबान की प्रतिबद्धता को लागू किया जाना चाहिए और मानवीय जरूरतों के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ सामने भी आना चाहिए। और अब दूसरी खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विनिर्माण, कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में वैश्विक केंद्रों का सृजन करने का आह्वान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित किए गए मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर वर्चुअली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत से सतत आर्थिक विकास के लिए सुधारों को लागू करने के बारे में सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये समय की मांग है कि ऐसे काम शुरू किए जाएं जो अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की पटरी पर वापस ले आएं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दक्षिणी राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी अपनाने की सलाह दी। और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी का केंद्रीय चुनाव दल लखनऊ के दौरे पर है। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं। दल पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेगा। केंद्रीय सूचना, प्रसारण और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश में उज्जैन के दौरे पर हैं। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय समुदायों की भाषा के प्रसार पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल लद्दाख के लेह में पहले हिमालयन फिल्म उत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये समारोह 24 से 28 सितंबर तक चलेगा। समारोह का आयोजन स्वाधीनता के 75 साल के सिलसिले में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने हाइफा मुक्ति दिवस पर दिल्ली के 3 मूर्ति हाइफा चौक पर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जोधपुर रियासत की सेना ने भी हिस्सा लिया था। इतिहास में इस लड़ाई को हाइफा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी का शव सोमवार को प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ में पंखे से लटका हुआ मिला था। मामले की जांच फिलहाल 18 सदस्यीय एसआईटी कर रही थी।
तमिलनाडु से जहां पर सरकार ने महात्मा गांधी द्वारा सादे कपड़े अपनाए जाने के 100 वर्ष पूरे होने का कार्यक्रम का आयोजन किया है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की इस घोषणा की याद में मदुरई और नमक्कल में प्रदर्शनी लगाई है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड जांच की सुविधा शुरू की गई है। दुबई जाने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट और रैपिड पीसीआर जांच रिपोर्ट जरूरी होने के बाद यह सुविधा शुरू की गई है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के शोपिया जिले के केशवा गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उसकी पहचान अनायत अशरफ के रूप में हुई है। मारे गए आतंकवादी के पास से पिस्टल और विस्फोटक बरामद हुए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का ट्रायल पूरा हो गया है। अगले महीने 1 अक्टूबर से स्मॉग टावर पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। अमेरिकी तकनीक से बना यह स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करता है। महाराष्ट्र में 24 और 25 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। यहां 22 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे कि कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इलाज के कर्ज के बोझ तले दबे निम्न आय वर्ग लोगों को बचाने के लिए 23 सितंबर 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना ने आज 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना के तहत लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा मिलती है। देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत को 3 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में ट्वीट कर इस योजना पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मैसेज दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर एक गरीब आदमी के परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उसकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत स्वस्थ भारत का समग्र समाधान है। आयुष्मान भारत योजना का भविष्य बहुत उजला है। और ये योजना लाए हैं कौन, कैसा है ये योजना? दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस योजना की परिकल्पना की, ये विचार से बहुत संचित थे। जिस विचार महात्मा गांधी ने रखा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपकी सफलता किसमें है? दूर सुदूर गरीब झोपड़े में रहने वाले लोग को जब सेटिस्फेक्शन होगा आपके काम से, वो सराहेंगे, उसमें आपकी सफलता है। देश के गरीब परिवारों को फ्री में इलाज कराने की सुविधा देने वाली ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसके तहत लाभार्थी योजना के संबंध सरकारी और निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए सालाना तक का इलाज मुफ्त में करा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देश भर के प्रत्येक जनपद में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वायु गुणवत्ता की गाइडलाइंस में संशोधन कर कड़े वायु सुरक्षा मानक तय कर दिए हैं। PM 2.5 की सालाना औसत सुरक्षित सीमा को अब 10 माइक्रोग्राम से घटाकर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। वहीं PM 10 के वार्षिक औसत को 20 माइक्रोग्राम से 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय किया गया है। WHO ने 15 साल में पहली बार अपनी वायु गुणवत्ता से जुड़े दिशा निर्देशों में संशोधन किया है, जिसका मकसद वायु प्रदूषण से हर साल होने वाली लाखों मौतों को कम करना है। पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। WHO ने वायु प्रदूषण को धूम्रपान और अस्वास्थ्यकारी आहार के बराबर माना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के नकारात्मक प्रभाव पर अपनी संशोधित रिपोर्ट में WHO ने साफ तौर पर कहा है कि वायु प्रदूषण अब मानव जीवन के लिए सबसे बड़े पर्यावरणीय खतरों में से एक है, जिससे हर साल 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है और हर साल लाखों लोगों के स्वास्थ्य के प्रभावित होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक
भारत सहित पूरी दुनिया के बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोग प्रदूषित हवा में रहने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख विषय है, जिसके बाद माना जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता से जुड़े दिशा निर्देशों में संशोधन किया है, जिसका मकसद वायु प्रदूषण से हर साल होने वाली लाखों मौतों को कम करना है। उधर पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने की कार्य योजना को लेकर अहम बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली और उससे सटे हुए पड़ोसी राज्यों के साथ इस विषय पर चर्चा की। इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री के साथ वायु प्रदूषण से निपटने पर चर्चा की। बैठक में पराली और कचरा जलाने के साथ साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राज्यों के बीच में सहयोग और कार्य योजनाओं के अमल पर बातचीत हुई। इसमें पूसा की जैव अपघटक प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना पर विचार किया गया। दिल्ली से सटे इलाकों में धान की कटाई का मौसम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होता है और उसके बाद बड़े पैमाने पर पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आने वाले सीजन में वायु प्रदूषण जो इस पूरे एनसीआर रीजन में होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, उन सबकी समीक्षा की गई। उधर देश ने कोविड-19 टीकाकरण में 83 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है और बीते 24 घंटे में 71 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई गई। अब तक लगभग 62 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है और 21.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा कि कोविड एसओपी के तहत दिव्यांग और घर से बाहर नहीं जा पाने वालों के लिए घर पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। कि जो व्यक्ति जिनकी मोबिलिटी ऐसी है कि घर से बाहर लाके उनको टीका नहीं लग सकता, डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली चैलेंज है या कोई स्पेशल नीड्स है कि उनको हम सेंटर तक नहीं ले जा सकते, उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 31,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और उसमें से ज्यादातर मामले केरल और महाराष्ट्र से आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटी है। इस समय देश में 3 लाख सक्रिय मामले बचे हैं और रिकवरी दर 97.8% है। लेकिन कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और खबर अब जम्मू कश्मीर से, जहां पर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी ली है सेना ने। सेना इन महिलाओं को कटिंग और सिलाई का प्रशिक्षण दे रही है। आइए आपको छोड़ जाते हैं इसी की एक झलक के साथ। काका हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता।
लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।